चा 11th डिवोर्स। आगे, होटल व्हाइट लोट्स। वेद ने अनिका को होटल ड्रॉप कर दिया था और वो अपने घर चला गया और यह अनिका होटल में अपनी रूम में आई तो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो कुछ तो सोच रही है। वो आकर एकदम शांत पड़े होटल रूम में अपने बेड पर बैठ गई। उसके मन में अब भी वेद का उस चेंजिंग रूम में बोला हर एक शब्द उसके दिमाग में घूम रहा था। कोष्टक डॉट 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 डॉट। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ और तुम्हें छूने का हक रखता हूँ। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ माई डियर वाइफ। कोष्टक। बस यही सब उसके मन में चल रहा था। पर आखिरी क्यों जो अनिका उस टेरेस पर वेद के प्यार के एहसास में डूब चुकी थी वो उससे दूर होने के बारे क्यों सोच रही थी, क्योंकि पिछली रात उसने वो सुन लिया था जिसे सुनकर हमेशा चहकने वाली अनिका वेद के करीब आते ही बेचैनी से भर गई थी। फ्लैशबैक। आज सुबह जब अनिका अपने होटल रूम की तरफ जा रही थी कि तभी कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसने दो लेडी स्टाफ की बातें सुन ली थी, जहां वो दोनों एक दूसरे से किसी मिस्ट्री गर्ल के बारे में बात कर रहे थे, जिसे सुनने के लिए अनिका वही पिले के पीछे छुप जाती है। डॉट डॉट डॉट। तुम्हें पता है, कल वेद सर के ड्राइवर ने बताया कि वो स्टाफ की किसी लड़की के साथ कहीं अकेले गए थे, जिसे सुन दूसरी लड़की हैरानी से बोली, क्या सच में? ऐसा है क्या? लेकिन कहाँ गए होंगे दोनों? जिसके जवाब में वो लड़की एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, और कहाँ जाएंगे? गए होंगे किसी हॉट बेडरूम में टाइम पास करने। यू नो वॉट आई मीन। ये बोल वो दोनों ही हंसने लगती है और दूसरी लड़की बोली, हाँ यार ये अमीरों की सेटिंग एकदम बढ़िया रहती है ना। पहले किसी खूबसूरत बेसहारा और बेचारी गरीब लड़की के साथ अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर लो, फिर किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी करके मीडिया के सामने प्रेजेंट कर दो। फिर वो पहली लड़की बोली, हाँ तुमने एकदम सही कहा सर, चाहे किसी से भी अपना दिल बहला ले पर शादी तो वो उस शगुन मेम से ही करने वाले हैं। यहाँ कोई फेरी टेल थोड़ा ही चल रही है जहाँ कोई प्रिंस आकर किसी भी गरीब सिंड्रेला का हाथ थाम लेगा। ये रियल लाइफ है, यहाँ ऐसा ही होता है। जिसका साथ देते हुए वो दूसरी लड़की कहने लगी, बेवकूफ़ तो वो लड़की है जो बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसे क्या पता एक रात का मतलब खत्म होते ही उसकी सारी लव स्टोरी धरी की धरी रह जाएगी। डॉट डॉट डॉट। हाँ वो तो है, उस बेचारी का बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा पता है तुम्हें कि कौन है वो लड़की? दूसरी लड़की के सवाल पर पहली लड़की बोली, मुझे नहीं पता पर हम पता लगा ही लेंगे। ऐसी कौन लड़की जो अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े सपने देख रही है? ये कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ जाती है और पिलक के पीछे ये सब सुन चुकी अनिका खुद में उलझ सी जाती है। कोष्टक डॉट 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 डॉट। फ्लैशबैक एंड। इन्हीं सब बातों को सुन अनिका पूरी तरह से टूट गई थी और यही सोचते हुए आज उसने वेद को भी खुद करीब आने से रोक दिया था। वो अपने उदासी भरे चेहरे में अपने आप से बोली है, हाँ प्यार इंसान से नहीं हैसियत से ही करना चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखें वेद को पसंद करने के बावजूद भी उसे ना पा पाने की तड़प को साफ बयां कर रही थी। बस यही बोलते हुए उसने बेडसाइड टेबल के कैबिनेट को खोला और उसमें से एक पेपर निकाला और उसे देखते हुए बोली, ये ही सही टाइम है। ये बोल उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो शायद उसे सुकून दे रही थी। इसी सुकून में उसने अपनी पूरी रात और आधा दिन काट लिया पर आज काम करते हुए उसकी निगाहें बार बार वेद के ऑफिस रूम की तरफ बढ़ जाती, जैसे कि उसे वेद से कोई जरूरी काम हो या उससे कुछ कहना हो। इधर धीरे धीरे ये खबर कि वेद सर होटल की किसी स्टाफ गर्ल को डेट कर रहे हैं जंगल में आग की तरह फैल जाती है, जिसका धुआं उड़ते उड़ते अनिका तक भी आ ही गया। तुम्हें पता है वेद सर का किसी स्टाफ मेंबर के साथ चक्कर चल रहा है। जब ये बात अनिका की एक फीमेल कलीग ने बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और आग में घी काम किया उन दोनों के साथ खड़े हर्ष ने जो बोला, अरे यार ये कुछ लड़कियां होती ही ऐसी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़कों का पैसा ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। जिसे सुन तो अनिका अपना गला साफ करते हुए बोली, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये बोल वो तेज कदमों से वहां से लगभग भागते हुए वेद के कैबिन जा पहुंची, जिसे देख वेद उसे देख हैरान हो गया और उसे एक लुक देते देख बोला, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि नोक करके आया करो। जिसे सुन हौनफती हुई अनिका कहने लगी, सॉरी पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसे सुनते ही वेद ने एकदम बिना किसी भाव के कहा, हाँ बोलो। वेद के ऐसा कहने पर अनिका के जवाब दिया, देखिए सर मैं अब इस राज को दबा दबा कर थक चुकी हूँ और अब ये मुझसे नहीं होगा। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे मुंह से ना निकल जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए, जो शायद आधा तो पता चल ही गया है। जिसे बड़े ध्यान से सुन रहे वेद ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? डॉट डॉट डॉट। हमारी शादी के राज की।
जिसे सुनते ही वेद का भ्रम टूटा और वो आगे कहने लगी, मुझे बस इस सब को अब और नहीं छुपाना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिवोर्स दे दे, ताकि आपका राज यहीं पर दफन हो जाए। वेद के चेहरे को देख लग ही नहीं था कि उसे डिवोर्स की बात से कोई फर्क पड़ा है। उसके चेहरे पर अभी भी वही एक जैसे भाव बने हुए थे। वो अनिका को ऐसे ही देखते हुए बोला, तुम ये सब उस हर्ष की वजह से कर रही हो ना? पसंद करती हो ना उसे? वेद ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए जब ये सवाल किया तो अनिका ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, कौन हर्ष? अच्छा वो हर्ष, मैं उसे कोई पसंद नहीं करती है, वो बस मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। जिसे सुन वेद के दिल की थोड़ी गलतफहमी दूर हो गई। तो ये सोचते हुए कि वो गलत था उसने अपना मुंह सा बनाया तो अनिका ने उसे देख आगे कहा, और अगर हुआ भी तो आपको क्या? मुझे पर नजर रख रहे हैं आप? वेद ने उसकी बात सुनी और कहा, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं तुम नजर रखने की, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, शायद मेरे अलावा। जिससे अनिका तिलमिला उठी और बोली, और अब आप भी नहीं होने चाहिए। ये बोल वो अपनी स्कर्ट की पॉकेट में से एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकल उसे वेद को देते हुए उसकी टेबल पर रख देती है। डॉट डॉट डॉट, लीजिए साइन कीजिए इन डिवोर्स पेपर्स पर। जिसे देख वेद हैरानी से भर जाता है, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आई हो। जिसे सुन अनिका बोली, आना पड़ा क्योंकि मुझे आपसे आज़ादी चाहिए, ताकि आपको बार बार याद ना दिलाने पड़े कि मैं आपकी वाइफ हूँ। जिसे सुनते ही सवालों से भरा वेद बोला, और अगर मैं मना कर दूं तो? वेद के सवाल पर अनिका ने कहा, ऐसे कैसे? ये कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं रहना आपकी वाइफ बनकर, आप बस साइन कीजिए। वेद एक लुक देते हुए अनिका से सिर्फ एक टुक में नो कह देता है। जिसे सुन अनिका की आंखें बड़ी होने के साथ उसका बड़ा सा मुंह भी खुल जाता है। उसने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने से बचाने के लिए आंखें बंद की और एक गहरी सांस भरी, और वेद को समझाते हुए बोली, दिखाए सर, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने गुस्से में आकर आपसे शादी करने का फैसला लिया, पर मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा तक नहीं था कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, नहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और ऊपर से मेरे बॉस भी होने वाले हैं। तो मैं ये शादी कभी नहीं करती, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये सब सुन वेद के मन में अलग सी उथल पुथल मच गई। इस समय उसे अनिका ना ही गलत लग रही थी और ना ही सही। वो बस शांति से उसकी बातें सुने जा रहा था। यह अनिका अपने गिल्ट में डूबते हुए आगे बोली, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वेद ने अपनी एक्सप्रेशनलेस फेस से पूछा, और वो क्यों? तो इस सवाल पर अनिका का गला ही सूख गया और वो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, क्योंकि आपका करोड़ों का बैंक बैलेंस है और मेरे बैंक बैलेंस में फूटी कोड़ी भी नहीं है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप असमान हैं तो मैं धरती हूँ। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा ही सेम फासला है, जैसे वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते ऐसे ही हम भी एक साथ नहीं रह सकते। वेद अपने नजरें झुका कुछ सोचने लगा और कि तभी अनिका ने आगे कहा, यहाँ कोई फेरी टेल नहीं चल रही जहाँ हर अमीर लड़के का दिल किसी गरीब लड़की पर आ जाए। ये रियल लाइफ है, यहाँ रिश्ते हैसियत से जोड़ने चाहिए। ये सुन वेद के पास शब्द ही नहीं बचे थे कि वो अनिका को कुछ कह पाए, और अनिका ने वेद को एक नज़र देखते हुए कहा, अब तो आप समझ गए ना? तो अब बस मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए और इन पेपर्स पर साइन करते हुए मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसे सुनते ही वेद अनिका की ओर उसे एकटक देखते हुए बोला, ठीक है, मैं साइन कर दूंगा। जिसे सुनते ही अनिका के सर पर से तो एक भारी बोझ सा हल्का हो जाता है कि तभी वेद खड़ा होते हुए उससे बोला, पर अभी नहीं। जिसे सुन अनिका के चेहरे को जिस हल्की मुस्कुराहट ने घेरा लिया था वो तुरंत छूमंतर हो गई। मतलब? उसने जब हैरानी से पूछा तो वेद ने उसकी ओर बढ़ते हुए जवाब दिया, साइन करूंगा लेकिन कोर्ट में। इससे अनिका का माथा ठनक जाता है और वो वेद को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देख बोली, आप मुझे कोर्ट में घसीटना चाहते हैं ताकि मेरे कई साल बर्बाद हो जाए। जिसे सुनते ही वेद ने अनिका के सामने आ खड़े होकर अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए एक एटीट्यूड में जवाब दिया, परसों फैमिली कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ये सब परसों हो जाएगा और मैं वही साइन भी कर दूंगा। ये बोल जैसे ही उसने अनिका की तरफ अपनी बाहों को उचकाया वो थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, और अगर आप पलट गए तो? डॉट डॉट डॉट, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये बोल तो वेद ने अनिका को और भी ज्यादा सदमे में डाल दिया कि अब वो उसे इसका क्या ही जवाब दे, इसलिए वो चुप रही। फिर वेद ने उन पेपर्स को उठा अनिका को दे दिए। जिसे लेते हुए अनिका ने वेद से कहा, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मुझे जब भी आपकी ज़रूरत हो तो मैं आपको बुला सकूं। ये बोल अनिका वेद के सामने अपना फ़ोन कर देती है। जिसे ले वेद अपना नंबर उसमें टाइप कर देता है।
नंबर मिलते अनिका ने वेद के फोन पर मिस्ड कॉल दी, जिसे सुन वेद पहले अपने फोन फिर अनिका को एक अजीब सा लुक देने लगा। तो अनिका डरती हुई स्माइल के साथ उसे देख बोली, मेरा नंबर कर लेना। ओके वाई, मेरा मतलब है मैं अपने काम पर जाती हूँ। ये बोल वो केबिन से 9:11 हो गई। उसे जाता देख वेद के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा, मैंने सही सोचा था, वो मुझसे आज़ाद होना चाहती है और मुझे वैसे भी उसे ऐसे बांध कर रखने का भी कोई हक नहीं है। वो कौन सा या मैं कौन सा उससे प्यार करता हूँ जो हम दोनों को अलग होने में तकलीफ होगी। यही कहते हुए वेद अपनी चेयर पर जा बैठा। उसके चेहरे पर अनिका से अलग होने की दर्द तो नहीं था, पर एक अलग बेचैनी जरूर झलक रही थी। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही सोच में डूबे रहती है और फिर अनिका अपने आप को संभालते हुए अपने काम में मसरूफ हो जाती है। यहाँ होटल में दो आदमी आते हैं जिनका रुतबा देख पता चल रहा था कि वो दोनों ही कोई बड़े बिजनेसमैन थे। वो दोनों अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं दूर से आए थे और रात गुजरने के लिए होटल आ गए थे, जिनका वेलकम अनिका अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ करती है। वेलकम सर, प्लीज कम। डॉट 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 यस वाई नॉट। ऐसे बोलते हुए उसमें एक आदमी की टेढ़ी मुस्कुराहट और नशीली नजरें अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जो अनिका के लिए काफी अजीब था। जिसे देख अनिका थोड़ा सहम जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता लग गया था कि वो दोनों ही कितने नशे में थे। पर उसे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, इसलिए अनिका उन दोनों को उनके रूम तक ले जाने के लिए लिफ्ट में जाने लगी। लिफ्ट में भी उन दोनों की गंदी नजरें उनके आगे खड़ी अनिका पर ही थी और यहाँ अनिका को कुछ एहसास तो हो गया था, पर वो बस अपना काम अच्छे से करना चाहती थी। अनिका उन दोनों को लेकर रूम नंबर 125 के सामने आ गई। वो एरिया सिर्फ कुछ खास वीआईपी लोगों के ही था, जहाँ बहुत कम लोग ही आया करते थे और इसी वजह से वो लॉबी पूरी सुनसान पड़ी थी। आसपास के रूम भी शायद खाली ही थे, जिसे शायद उन लोगों ने भांप लिया था। अनिका मुस्कुराते हुए रूम कार्ड से रूम ओपन कर उन्हें कार्ड देते हुए बोली, ये लीजिए सर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम से मंगवा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट सर। ये बोल वो मुस्कुराई तो उसमें से एक आदमी ने वो होटल कार्ड लेने के बहाने अनिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, इंटरकॉम से तुम भी आ जाओगी क्या? उस आदमी की इस हरकत से अनिका सहमते हुए अपना हाथ झटक बोली, एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या कर रहे हैं? डॉट 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 इतना क्यों बन के दिखा रही हो? स्पेशल सर्विस नहीं जानती हो क्या? रात को मेरे रूम में जाना और अपना प्राइस बता देना, जो मांगोगी वही मिल जाएगा, कैश या चेक कुछ भी। आखिर तुम हो इतनी हसीन। जिसे सुन अनिका का मानो खून ही खौल उठा हो और उसने उस आदमी से अपनी जलती आंखों से घूरते हुए कहा, दिखाए सर, अपनी हद में रहिए, वरना मुझे आपकी कंप्लेंट मैनेजर से करनी होगी। वो ये बोल जैसे ही आगे बढ़ी, उस आदमी ने अपनी सारी हदें पार करते हुए अनिका का हाथ पकड़ उसे दीवार से सटा लिया और इस हरकत से शॉक हो चुकी अनिका ने झटपटाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। डॉट 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 कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है तू, पर तेरी जैसी लड़कियों को अच्छे जानता हूँ, अपना भाव बढ़ाने के लिए ऐसे ही नाटक करती है, फिर बाद में उन हरे नोटों के बदले बिस्तर पर अपने अलग अलग रंग दिखाती है। ये कहते हुए उस आदमी की पकड़ अनिका के हाथों पर कसती जा रही थी और ये सब सुनते ही अनिका ने अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेलते हुए एक जोरदार तमाचा मार देती है, जिससे हंस रहे उन आदमियों की हंसी एकदम झड़ जाती है। अनिका ने उससे कहा, दूर रहना मुझसे, तुम्हें तो मैं अब बताती हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी कि तभी उस आदमी ने उसके खुले बालों को पकड़ लिया, जिससे अनिका की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। आह, ये सब इतने जल्दी होता है कि अनिका को अपने आप को संभालने का मौका तक नहीं मिलता। वो आदमी अपने दांत पिसते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, भाड़ में गई रात, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये बोल वो आदमी अनिका को उस रूम में अनिका को घसीटने लगा। यहाँ दर्द में करहाती अनिका उसके दम के आगे कमजोर पड़ने लगी और वो पूरी ताकत से चीखने लगी, बचाओ। पर जिसे सुनते ही उस दूसरे आदमी ने अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर उसकी आवाज को उसके मुंह में ही दबा दिया और दोनों ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और दोनों ने उनसे छूटने के लिए जद्दोजहद कर रही अनिका को अपने रूम में धक्का मार दिया, जिससे अनिका मुंह के बल उस रूम में जा गिरी और उन दोनों ने उस रूम का दरवाजा जल्दी से बंद कर अनिका को कैद कर लिया। 12 जबरदस्ती। आगे अनिका के चेहरे के साथ उसके दिल दिमाग दोनों ही दहशत से भर चुके थे और पूरा बदन बुरी तरह डर से कांप रहा था, पर वो हार मानने वाले में से नहीं थी, इसलिए उसने अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए अपने आप को संभाला और पास ही के बाथरूम में बड़ी फुर्ती के साथ दौड़ लगा दी। और अनिका को बाथरूम में जाता देख वो दोनों आदमी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। अनिका बाथरूम के दरवाजे को बंद करने ही वाली थी
कि उन दोनों ने ही उस दरवाजे को अपनी ताकत लगा बंद करने से रोक लिया। पर अनिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उस दरवाजे पर अपनी पीठ सटा उसे खुलने से रोकते हुए फौरन अपनी स्कर्ट की पॉकेट में से फ़ोन निकला। ऐसी हालत में उसे सबसे पहले जिसका नाम अपने दिमाग में आया वो था वेद, जिसका नंबर उसने अभी कुछ ही घंटे पहले उससे लिया था, उसे मिलाया। उन दोनों के नशे में होने की वजह से अनिका की ताकत उन दोनों पर हावी हो रही थी। यह घबराती और हौंफती हुई अनिका फ़ोन पर अपने कांपते हुए होंठों से बड़बड़ाने लगी, प्लीज़ फ़ोन उठाए सर प्लीज़। इधर वेद किसी सोच में डूबा हुआ था। जब उसने अपने फ़ोन को वाइब्रेट होते देखा तो उस पर कोई अननोन नंबर देख उसे पहले तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो अनिका का नंबर सेव करना भूल ही गया था। एक बार फिर उसका फ़ोन उसी नंबर से वाइब्रेट हुआ तो उसने उसे पिक किया। हेलो। वो ये ठीक ये बोल ही नहीं पाया था कि सामने से अनिका की डर से भरी हुई आवाज़ आई, सर प्लीज़ हेल्प मी सर, ये लोग मेरे साथ। रोती हुई अनिका की आवाज़ सुन वेद शॉक होते हुए अपनी चेयर पर से उठ जाता है और अनिका की फिक्र करते हुए बोला, कहाँ हो तुम अनिका? यह अब अनिका के शरीर की ताकत ने जवाब दे दिया और उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अनिका को पीछे धकेल दिया, जिससे वो अपने हाथों के बल पर नीचे जा गिरी और उसका फ़ोन भी उससे दूर गिर गया, जिसे उठाने के लिए वो आगे रेंगने लगी और फ़ोन को उठा जोर से बोली, रूम 120। वो बस यही बोल पाई कि तभी उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख उस फ़ोन को छीन उसे ज़मीन पर पलटकर तोड़ दिया। और यहाँ वेद हेलो हेलो अनिका यही कहता रह जाता है और अपने तेज कदमों से उसके फ़ोन को ट्राई करते हुए वहाँ से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर वो लोग अनिका को पकड़ उसे बेड पर ला पटक देते हैं और उसमें से एक उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़ लेता है। अनिका अपनों दर्द भरी आवाज़ में चीखने लगी, छोड़ो मुझे छोड़ो ही बोलते वो अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। उसकी लाल हो चुकी आंखों से आंसुओं का रुकना बंद ही नहीं हो रहा था और शरीर का हर एक अंदर से ठंडा पड़ चुका था। इधर वेद को अनिका की इतनी फिक्र हो रही थी कि वो बेसुध उस वीआईपी कॉरिडोर में भागा जा रहा था। अनिका उसे सिर्फ रूम 120 बस इतना ही बोल पाई थी, इसलिए वो यहाँ आया और रूम 120 के दरवाजे को नोक करता है, क्योंकि उसके पास कोई रूम कार्ड नहीं था जिससे वो उसे डायरेक्ट खोल सके। पर उसे वहां से कोई आवाज़ नहीं आती तो वो आगे बढ़ दूसरे रूम के साथ भी ऐसे करता है। यह वो दूसरा आदमी अनिका के पैर पकड़ उसके ऊपर आते हुए बोला, डोंट वरी डार्लिंग, पहले थोड़ा सा दर्द होगा फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही रोती हुई अनिका एक बार फिर झटपटाए, नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। ये सब वो बोल ही रही थी कि उस आदमी ने उसकी यूनिफॉर्म शर्ट के बटनों को तोड़ते हुए उसे एक झटके से आधा खोल दिया, जिससे उसकी चेस्ट और उसकी ब्रा देखने लगी। इतने में वहां का दरवाजा नोक हुआ। दरवाजे पर वेद था, जिसे सुन इससे पहले कि अनिका मदद के लिए चिल्ला पाती कि उससे पहले ही उस आदमी ने उसके मुंह को कस के बंद कर लिया, जिससे अनिका आवाज की उसके मुंह ही दब जाती है। अंदर से कोई हलचल महसूस ना होने पर वेद आगे बढ़ने लगा कि तभी उसकी पैरों के नीचे एक रूम कार्ड आ जाता है, जो कि उसी रूम का थी जो अनिका से हुई छीना झपटी में वहीं गिर गया था। वेद ने जैसे ही उस कार्ड को उठाया उसने एक चीज नोटिस की कि उस रूम की लाइट्स ऑन थी, जो कि उसके दरवाजे नीचे से आती रोशनी से पता चल रहा था, जो उसके चेक किए हुए बाकी रूम्स की नहीं थी। जिसे देखते हुए वेद का दिमाग कुछ शक पैदा हुआ, जिससे उसने एक बार फिर से उस दरवाजे को खटखटाते हुए इस बार आवाज लगाई, अनिका। यह वेद की आवाज में अपना नाम सुनते ही अनिका की उन लोगों से छूटने की तड़प बढ़ गई और वो अपनी घूंटी हुई आवाज में वेद को पुकारने की कोशिश करने लगी, पर उस आदमी की पकड़ के आगे उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो वो अपने आप को नहीं बचा पाएगी। यही सोचते हुए उसे वेद की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, अनिका क्या तुम अंदर हो? वेद की आवाज़ से मिली हिम्मत से उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पैर को उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर मारा तो उस आदमी की दर्द से आह निकल जाती है, जिसे बाहर खड़ा वेद सुन लेता है और उसका हाथ हटते ही अनिका रोते हुए चिल्लाती है, वेद बचाओ वेद। अनिका की दर्द भरी चीख सुनते ही वेद ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और उसने उस रूम कार्ड का इस्तेमाल कर उस रूम को खोल दिया और इधर उस आदमी ने बार फिर उसके मुंह को अपने हाथ से ढक लिया। वेद अंदर आता है और अंदर का नज़ारा देख जम सा जाता है और अनिका उसे अपने सामने देख और जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे एकदम से अंदर देख वो आदमी अनिका के ऊपर से उठाता है और बड़ी ही बेशर्मी से वेद से कहता है, हेलो, ऐसे रूम में कैसे आ गए? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा हमारी पार्टी चल रही है। वो ऐसा बोलता है कि तभी वो दूसरा आदमी वेद के चेहरे को ठीक से देखने के चक्कर में अनिका की ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर देता है, जिससे अनिका दौड़ते हुए वेद को पकड़ उसके सीने से जा लगी और वो दूसरा आदमी उस आदमी के पास आते हुए बोला, अरे ये इस होटल के मालिक है,
मिस्टर वेद बंसल। जिसे सुन नशे में धुत वो आदमी वेद से बोला, ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। वैसे भी हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे थे, इसे इसके पैसे देने वाले थे। ये सब सुनते हुए वेद अपनी मुट्ठी भींचने लगा। उसकी लाल आंखों से तो जैसे अंगारे निकलने के लिए तैयार ही थे और उसके सिर से लेकर उसके हाथ तक उभरी हुई नसों को देख साफ पता चल रहा था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था। वो आदमी वेद से अपनी बेशर्मी भरी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोला, और वैसे भी एक मामूली लड़की के लिए आप अपने होटल का नाम न्यूज की हेडलाइंस बनाकर कि होटल व्हाइट लोट्स में एक लड़की के साथ हुई जबरदस्ती, ये करके करोड़ों का नुकसान थोड़े करना चाहेंगे। इसलिए बात को यही खत्म करते हैं। ना आपने कुछ देखा ना हमने कुछ किया। रोती अनिका ने जब ये सुना तो वो कुछ पल भर के लिए सोच में पड़ गई। वो यही सोचने में लगी थी कि तभी वेद ने अपनी कंपाने वाली आवाज में कहा, मामूली लड़की। फिर अपने दांत पिसते हुए चिल्लाकर बोला, शी इज माई वाइफ। वेद का ऐलान सुन अनिका वेद को देखते हुए उसके कोट पर अपनी पकड़ को कस लेती है। और ये सब सुनते ही उन दोनों आदमियों का नशा एक ही झटके में झड़ गया और वो आदमी डर से हकलाते हुए बोला, वो वाइफ। और यहाँ शोला हुए वेद ने आगे बढ़ते हुए उसके गले को एक ही झटके में पकड़ दीवार से लगा लिया और अपने दांत पिसते हुए बोला, हाँ मेरी वाइफ, ये मेरी वाइफ है। ये सुनते ही अनिका डर से कांपते हुए शरीर को सिकोड़ नीचे बैठ गई। जिसे सुन वो आदमी अपना गला छुड़ाते हुए बोला, सॉरी। जिसे सुन वेद ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली, किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला और दूसरी, वो भी मेरी बीवी इज्जत पर। तूने उसे छूने की क्या उसके करीब जाने की भी हिम्मत कैसे की। अब तुझे पता चलेगा कि वेद बंसल से लोग क्यों खौफ खाते हैं। ये कहते हुए उसने उस आदमी के चेहरे पर घुसे बरसाना शुरू कर दिया, जिससे वो दूसरा आदमियों भी डर से हिलने लगा और उसे वेद से बचाने के लिए जैसे ही उसे रोकने के लिए उस पर हमला किया, वेद ने उसे भी पकड़ वहां पास ही रखी कांच की टेबल पर धक्का मार दिया, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। वहां की लिफ्ट से गुजरते हुए एक लेडी स्टाफ ने जब उस खुले रूम से उसे अजीब आवाजें सुनाई दी तो वो वहां बढ़ गई। उसने जब वहां का नजारा देखा तो वो शॉक हो गई और उसने विनोद और बाकी स्टाफ को कॉल लगाया। यह वेद के सर पर तो जैसे कोई खून ही सवार हो गया था। वो उन दोनों को इतनी बुरी तरह से मार रहा था जैसे आज उनकी जान ही ले डालेगा। और यहाँ अनिका एक सदमे में डूब चुकी थी और एकदम शांत बैठकर सिर से लेकर पांव पर तक डर से कांपते हुए थरथरा रही थी। विनोद वहां दौड़ता हुआ आया और आते ही वो अनिका की हालत और वेद गुस्से को देख उसने समझने में देर नहीं लगाई कि आखिर वहां हुआ क्या था। उसने आगे बढ़कर वेद के हाथों को पकड़ उसे काबू में करते हुए कहा, सर प्लीज सर, रुक जाए वरना ये मर जाएंगे। ये सुन वेद लंबी सांसें लेते हुए रुक गया। उसने उन दोनों को लहूलुहान कर दिया था और इसमें उसने खुद के हाथों को भी घायल कर लिया था, जिससे खून की बूंदें टपक रही थी। यह रूम के बाहर अब स्टाफ भी जमा होने लगा और सब आंखें फाड़े रूम के अंदर झांकने लगे। वेद ने पीछे पलटकर नीचे बैठी अनिका को देखा तो उसके करीब जाते हुए उसने अपना उतारा और अनिका को उसमें लपेट अपने सीने से लगा लिया। अनिका पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी, जिसे महसूस कर वेद ने उसे सहारा देते हुए उठाया और उसका हाथ कसके पकड़ उसे अपने सीने से लगते हुए वहां से ले जाने लगा। जिसे देख वहां हैरान खड़े स्टाफ के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। वेद अनिका को लिफ्ट से होते हुए होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बने एक सिंगल मास्टर रूम में लेकर आता है, जो उस होटल में वेद का पसंद बेडरूम था। यह आकार वो अनिका को अपने बेड पर बैठा देता है और उसके लिए पानी की बोतल लेकर आता है। वो जैसे उसे पानी पिलाने लगा, अनिका ने अपना मुंह हल्का सा साइड में कर लिए क्योंकि वो पानी नहीं पीना चाहती थी। उसकी आंखें तो जैसे जम ही चुकी थी, जैसे वो पत्थर की बन गई हो और उनसे अभी भी उसके चेहरे पर आंसू बहे जा रहे थे। वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत को समझते हुए वेद ने उसके हाथ को पकड़ उसके सिर और पीठ को अपने हाथों से सहारा देते हुए अपने गले लगा लिया। वेद महसूस कर सकता था कि अनिका अभी कितनी तकलीफ में है, पर वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी इस तकलीफ को अपने अंदर से नहीं निकला तो वो दर्द से टूट सकती थी। जिसे समझते हुए वेद में अनिका के दी को सहलाते हुए उससे अपनी धीमी आवाज में कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, हम। वेद की बातों में अपनेपन का एहसास सुनकर अनिका टूट गई और वेद की बाहों में बिखर कर रोने लगी। और वेद ने उसे कसके पकड़ते हुए अपने आप समासा लिया। अनिका ने भी उसे डर से जकड़ लिया। रोती अनिका की चीखें सुन वेद के दिल पर तो जैसे मानो खंजर ही चल रहे थे। उसका मन कर था कि सारी दुनिया में आग लगा दे, क्योंकि किसी की गंदी हरकत की वजह से आज उसकी अनिका की चेहरे की मुस्कुराहट को छीन उसे इतना गहरा दर्द जो दे दिया था। वेद की जलती आंखें उसके गुस्से को साफ बयां कर रही थीं।
अनिका ऐसे ही 15 मिनट तक अपने दर्द में डूबकर रोती रही और वेद भी उसे ऐसे ही सहारे देते हुए अपने चिपकाए बैठा रहा। फिर धीरे धीरे जब अनिका शांत होने लगी तो उसने वेद को अपनी नजरें उठाकर देखा तो वेद ने उसके गालों से आंसुओं को साफ किया। अनिका ने वेद की आंखों में देखते हुए अपनी कपकपाती आवाज में कहा, अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जिसे सुनते ही वेद उसे शांत करते हुए कहने लगा, शुश, शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होता क्योंकि तुम हो ही इतनी स्ट्रांग। पर आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। ये सुनते ही अनिका एक बार फिर उससे लिपट कर रोने लगी और वेद ने उसके सिर को सहलाते हुए नीचे झुक उसके माथे को चूम लिया। 13 सुकून भरी रात। आगे होटल व्हाइट लोट्स। वेद अनिका को ऐसे ही कुछ देर तक संभाल उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह लिए बैठा रहा। फिर अनिका उठकर बाथरूम में चली जाती है और वहां अपने आप को गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा कर उसके नीचे उन पानी की बूंदे से भीगने लगती है। फिर एक एक करके अपने गिले बदन से अपने सारे कपड़ों को अलग करने लगती है और अपने शरीर को बुरी तरह से रगड़ने लगती है, क्योंकि उसे अपने आप से घिन सी आ रही थी। ऐसा करते हुए वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती रही। फिर बाद में बाथरोब पहनकर बाहर आ गई और आकर बेड पर बैठ गई और वेद को देखने लगी, जो कि रूम की अटैच बालकनी में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वेद ये बोल पीछे पलटकर अंदर आने लगा तो उसने देखा अनिका अभी भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो अपने कलाई पर नीले पर चुके उन लोगों को पकड़ के निशानों को रगड़ रही थी जिससे उसका हाथ पूरी तरह से लाल पड़ने लगा। वेद ने देखा तो उसने कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से एक स्लीपिंग पिल निकाल ली, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस हालत में अनिका आज रात ऐसी नींद नहीं आने वाली है। वो पिल लेकर उसके पास आया, पर अनिका का ध्यान तो अब भी अपनी कलाई को रगड़ने पर था। वेद ने उसके हाथ को पकड़ते उससे कहा, ये क्यों रही हो? जिसके जवाब में अनिका ने अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए दिया, क्योंकि मुझे अभी भी उन लोगों के हाथ अपने ऊपर महसूस हो रहे हैं। वेद ने उसे समझते हुए पानी की बोतल और उसके हाथ में वो पिल देते हुए कहा, ये लो, पहले ये खाओ, ये नींद को गोली है, आज तुम्हें इसकी जरूरत है। अनिका ने जिसे लेखा लिया पर उसका ध्यान अब भी अपनी कलाई पर बना हुआ था, जिसे देखते हुए वेद उसकी कलाई को एक एक करके अपने होठों के नजदीक कर अपने चूम लिया, जिससे अनिका थोड़ी शांत और हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर वेद ने उसे देखते हुए कहा, अब किसके छूने का एहसास हो रहा है तुम्हें? जिससे अनिका ने वेद को एकटक देखते हुए कहा, तुम्हारे। फिर वेद ने उसे समझाते हुए कहा, तो बस यही सोचो, और कहाँ छुआ। अनिका इस समय सिर्फ और सिर्फ वेद की बातों के अलावा कुछ और नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि अब बस एक वही था उसके लिए और उसके पास था। अनिका ने अपने कंधे की तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो वेद ने बाथरोब के ऊपर ही उसे चूम लिया, और फिर ये कहा तो अनिका गर्दन पर इशारा किया तो वेद वहां भी चूम लिया। वेद ऐसे ही अनिका के बताने पर उसके शरीर के लगभग हर हिस्से को ऐसे ही अपने होंठों से चूमता रहा, जिससे अनिका को अब अपने पूरे बदन से जो नफरत सी हो रही थी वो लगभग खत्म होने लगी। फिर अनिका ने अपनी गालों की तरफ इशारा किया तो वेद उसके गालों को चूमते हुए उसके होठों के इतने करीब आ गया था कि अनिका का गला सूखने लगा। पर अनिका ने वेद के करीब आने का विरोध नहीं किया और उसे ऐसे शांत देख वो भी अपने आप को उसके होठों को छूने से नहीं रोक पाया, और इस दूरी को तोड़ते हुए वेद ने उसके नर्म होठों पर सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया। अनिका, जो पहले ही उसके छूने से अपनी दिल की धड़कन पर से अपना कंट्रोल खो चुकी थी, वेद के गर्म होठों की छून में अपने आप को भूलने लगी। ये किस ज़्यादा लंबी नहीं थी, पर वेद ने अनिका के होठों को छूकर उसके दर्द को बांट लिया था। वो अनिका के होठों से धीरे से अलग होते उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए अपने माथे को उसके माथे मिल लेता है। उन दोनों की तेज सांसें एक दूसरे में उलझ रही होती हैं, पर अपनी चढ़ती सांसों के साथ भी अनिका अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अनिका ने अपनी आंखें खोल वेद को देखते हुए कहा, वेद। अपना नाम उसके मुंह से सुन वेद को काफी अच्छा लगा रहा था, जिसका जवाब वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए करके दिया। जिसे सुन अनिका ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे कुछ देर के अपने में ऐसे छुपा लीजिए कि मेरे बदन से सिर्फ आपकी ही खुशबू आए। ये सब कहते हुए अनिका की आंखों वेद के लिए कोई शर्म नहीं थी, वो बस अपने दर्द को उसमें खो भूलना चाहती थी। और इस बात पर वेद अनिका के माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अनिका भी उसके वाइट चेस्ट को अपने हाथों में भरने की कोशिश करते हुए उसके गले लग जाती है। अनिका अपनी आंखें बंद कर वेद के बदन की गर्मी और उसकी खुशबू को महसूस कर वेद की बाहों में उसके सीने पर अपना सिर रख उसकी धड़कनों को सुनते हुए कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही ना चला।
जब वेद ने उसकी दी हुई स्लीपिंग पिल की वजह से अनिका को गहरी नींद में सोते देखा तो उसने उसके सिर को सहारा देते हुए उसे पीछे बैठ पर किसी नाजुक चीज की तरह बड़े आराम से उसे सुला दिया। फिर वेद ने उसे चादर उड़ाई कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया जिसे पर उसके चेहरे के भाव एकदम से कठोर हो गए। वो उठकर रूम में रखे बड़े से कवर जिसमें पासवर्ड लगा हुआ था उसे खोल उसके एक सीक्रेट कैबिनेट से उसने अपनी गन निकाली और अपनी कमर में लगा उसे अपनी शर्ट से कवर करते हुए रूम से बाहर निकल गया। यहाँ जब वेद होटल के एक सीक्रेट बेसमेंट में आया इस समय उसके चेहरे पर एक अलग ही रंग दिखाई दे रहा था जैसे कि आज उसके हाथों किसी की मौत लिखी थी। बेसमेंट में पहले से ही उन दोनों आदमियों को बांधकर विनोद वहां खड़े होकर अपने आदमियों से पीटवा रहा था। उस खाली और सुनसान बेसमेंट में बस उन्हीं दोनों की चीखें सुनाई दे रही थी। आह जो काफी डरावनी लगता रही थी। वेद ने सीढ़ियों से नीचे उतर आगे बढ़ते हुए अपनी गन निकाल लोड कर ली, जिसकी आवाज सुन विनोद ने जैसे ही पीछे वेद को देखा जो कि पूरी तरह से गुस्से से भरा हाथ में अपनी गन लिए तेज कदमों से उन लोगों की ओर बढ़ा चला आ रहा था, उसे देख वो बहुत शौक हो गया। और जैसे वेद ने अपनी गन उन दोनों पर तानी और चलाने की कोशिश की तभी विनोद ने फुर्ती दिखाते हुए वेद के हाथ से ऊपर फायर करा दिया। ये आप क्या कर रहे सर, ऐसा मत कीजिए। विनोद की बातें सुन वेद उन दोनों को घूरते हुए गुस्से से भरी गहरी सांसें लेने लगता है और विनोद को देख कहता है, मुझे जरा भी पंसद नहीं कि कोई मुझे या मेरी चीज को छुए, और इन लोगों ने तो मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत की है, तो बताओ कैसे छोड़ दूं इन्हें। वेद की गुस्से से लाल आंखों को देख वहां मौजूद हर शख्स का डर से गला सूखने लगा। विनोद ने वेद को समझाते हुए आगे कहा, इन्हें मारकर आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए सर, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अब तो ये किसी को हाथ लगाने के क्या उन्हें आंख उठाकर देखने के भी काबिल नहीं बचे हैं। कि तभी उनमें से एक आदमी वेद से दर्द से कराहते हुए बोला, माफ कर दो हमें, माफ कर दो। जैसे सुनते ही वेद ने अपने दांत पिसकर अपनी भारी सांसों को भरते हुए अपनी गन की सारी गोलियों को उनके पैरों के पास उतार दिया, जिससे वो बेसमेंट गोलियों की गड़गड़ाहट और उन दोनों की दहशत भरी चीखों से भर गया। कुछ देर बाद वेद रूम में वापस आया और अपनी गन को वापस कवर में रख अनिका को देखने लगा, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे देख वो सामने काउच पर बैठ जाता है और अनिका को निहारते हुए कब उसकी आंखें नींद से भर जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आधी रात हो चुकी थी कि तभी किसी चीज आवाज से वेद की कच्ची नींद टूट जाती है। जब उसने उस रूम में अपनी नजरें घुमाई तो उसे पता चला कि वो आवाज अनिका की थी जो नींद में रो रही थी। वेद उठकर उसके पास जा बैठा और यह अनिका नींद में बड़बड़ाते हुए रो रही थी, मुझे बचिए वेद, प्लीज कहीं मत जाए। ये सुनते ही वेद ने अनिका के हाथ को पकड़ उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहने लगा, अनिका रिलैक्स, मैं यही हूँ, शांत हो जाओ। यही कहते हुए वो अनिका के चेहरे को सहला रहा होता है जो शायद डरावना सपना देख रही थी। नींद में वेद की आवाज सुनते ही अनिका ने अपनी आंखें खोली तो वेद को अपने करीब देख उसने वेद के थामे हुए हाथ को और कस के पकड़ लिया। आप कहीं मत जाएगा प्लीज। अनिका की बात सुनकर वेद ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, नहीं जाऊंगा। ये बात कह वेद वहीं उसके पास लेट गया। वहीं अनिका ने करवट पलटी तो वेद ने उसे अपने हाथों में घेर लिया। उस समय अनिका की पीठ वेद के सीने से पूरी तरह से सटी हुई थी और उसके एक हाथ अनिका की कमर पर लिपटा हुआ था तो वहीं दूसरे ने उसके सिर को सहारा दिया हुआ था। अनिका के बाल जो अब भी थोड़े भीगे हुए थे उसकी खुशबू से वेद को सुकून सा मिल रहा था, जिससे उसने अनिका की नेक जो उसके होठों के एकदम करीब थी उसे चूम लिया और इसी सुकून में डूबते हुए उसने अनिका को पहले से और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ नींद के आगोश में जा पहुंचा। एक दूसरे के करीब ये उनकी पहली रात थी। पूरी रात दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे की दरमियान काट ली, जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून और एक अनजानी मोहब्बत थी जिससे वो दोनों जानकर भी अनजान थे। सुबह जब अनिका की नींद टूटी तो उसने अपने चेहरे को वेद के चेहरे के काफी करीब पाया और उसका हाथ जो वेद के सीने पर रखा था वो वेद के दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। अपने आप को उसके इतने करीब देख अनिका एक पल के लिए सहम उससे दूर हटते हुए उसने उठने की कोशिश की, पर वेद ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उससे अपने आप को छुड़ाने मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिर उसने ज्यादा कोशिश न करते हुए वेद के उस शांत चेहरे को निहारने लगी। आज वो पहली बार वेद को इतना शांत देख रही थी और उसके चेहरे की हर छोटी बारीकी को ध्यान से अपनी आंखों में कैद करने लगी। तभी उसकी नजरें के होठों पर चली गई और उसके मन में उन्हें छूने की ख्वाहिश जाग उठी। अनिका अपनी सांसें थौमे वेद के होठों के करीब बढ़ने लगी, पर उसके होठों के एकदम करीब जाते ही उसने अपने आप को रोक लिया और अपने मन में सोचने लगी, नहीं अनिका, ये गलत है। तू जानती है ना वेद सर और तेरा कोई मेल नहीं है।
हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। यही सब सोचते हुए अनिका एक बार फिर अपनी नम आंखों को लिए वेद के सीने पर सिर रख उस पल को अंदर बसाने लगी, ये सोचते हुए कि अब शायद उसे ये लम्हे कभी दोबारा नहीं मिलने वाले। यही सोचते हुए वो वेद की बाहों की गर्मी एक बार फिर नींद के आगोश में डूब गई। थोड़ी देर बाद जब वेद ने अपनी आंखें खोली तो अनिका के मासूम चेहरे पर उसकी नज़र टिक गई और वेद ने नीचे झुक उसके होठों पर सॉफ्टली किस कर लिया, जिससे अनिका की एक झटके में नींद खुल गई और दोनों की आंखें टकराई। फिर अनिका एकदम से उठकर बैठ गई। इस समय अनिका के मन में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी कि तभी वेद की आवाज़ आती है, तुम ठीक हो? जिसे सुन अनिका ने अपनी बात समेटते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। फिर वो जल्दी से उस बिस्तर से उठ खड़ी हो जाती है। जब सामने बैठे वेद ने उसे ऐसे बेचैन देखा तो उसने कहा, तुमने कल से कुछ खाया नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ मांगा दूँ? जिस पर अनिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनिका का जवाब सुन उससे पहले कि वेद कुछ बोल पाता कि अनिका ने कहा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ये बोल वो जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ी कि तभी वेद ने अपनी कड़क आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, रुको। जिसे सुनते ही अनिका के पैर वहीं जम गए। वेद ने उसके करीब आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ऐसे जाओगी नीचे? जिसे सुन पहले तो अनिका आंखें फाड़े उसे बड़े ही कंफ्यूज लुक देते हुए देखने लगी। फिर वेद के आंखों के इशारे का पीछा करते हुए अपने आप को देखा तो उसे ध्यान आया कि वो बाथरोब में थी। जिसे देख वो हैरान हो गई। वेद ने उससे कहा, वेट, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो अपने बैग की ओर बढ़ा और अपना फ़ोन उठा विनोद को कॉल लगाया। हेलो विनोद जी। वो सब फ़ोन पर कह ही रहा था कि तभी वेद को देख रही अनिका की नज़र पहले तो उस बिस्तर पर लगे हल्के खून के धब्बों पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरानी में पड़ जाती है। फिर उसने अपने बाथरोब पर अपनी नज़र डाली तो उस पर उसे हल्के धब्बे दिखाई पड़े। फिर जब वेद से इस बारे में उससे पूछने के लिए अपनी नज़रें घुमाई तब उसने नोटिस किया कि वेद के हाथ पूरी तरह से घायल था, जिसे देख उसे वेद का उन लोगों का पीटना याद आ गया और उसका दिल भर आया। वेद ने बात करनी फ़ोन काटा ही था कि तभी अनिका ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ ले जा सामने काउच पर बैठा लिया और अपने हाथ में लगे फर्स्ट एड बॉक्स को खोल उससे एंटीसेप्टिक निकाल लगा उसके घाव साफ करने लगी। उसकी फिक्र देख वेद मन ही मन उसे निहारते हुए पता नहीं किस दुनिया में खो गया कि उसके ख्यालों को तोड़ते हुई अनिका की डांट लगाती हुई एक आवाज़ आई, रात भर मेरा ख्याल रखते रहे, कम से कम एक बार अपना हाथ तो देख लिया होता, कितना दर्द हो रहा होगा ना। जलन से वेद की आह करते हुए आवाज़ निकल गई और ये देख अनिका ने उसके हाथ पर फूंक मारकर उसकी जलन को कम करने लगी, जिसे देख वेद उसे देखता ही रहा गया क्योंकि उसकी मां के जाने के बाद आज तक किसी ने भी उसकी इतनी फिक्र की ही नहीं थी। अनिका की ये फिक्र उसके दिल को जैसे उसके लिए पिघला रही थी। उसके दिल में अनिका के लिए कुछ अजीब सी हलचल के साथ उसके लिए एक जगह बना रही थी। वेद ऐसे ही एक टक उसे निहारता रहा और इसी बीच अनिका ने उसके हाथ पर एक पट्टी भी बांध दी, जिसे पूरा कर अनिका ने वेद की आंखों में देखते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और वेद जो उसे पहले से ही निहार रहा था उसकी आंखों में खो गया। वो दोनों एक दूसरे डूबे ही हुए थे कि तभी उस रूम में लगी डोरबेल बजी, जिसे सुन अनिका और वेद दोनों ही चौंक उठे। ना जाने क्यों वेद को कुछ बेचैनी सी हुई और वो तुरंत उठकर दरवाजा खोलने चला गया। विनोद अनिका के लिए ड्रेस का बैग ले आया था, जिसे वेद लेकर अंदर आया और अनिका को देते हुए बोला, जाओ चेंज कर लो। बैग को लेकर अनिका बाथरूम में चली गई और यहाँ वेद एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, ये क्या हुआ मुझे अभी? यही सोचते हुए वो उस बेड पर बैठ गया और जैसे ही उसके हाथों ने उस बेड को छुआ तो उसे कल की सुकून भरी रात जो उसने अनिका को अपनी बाहों में लेकर गुजारी थी वो याद आने लगी, जिससे उसकी सोच उस पर हावी होने लगी और साथ ही हावी होने लगी उसकी तेज बढ़ी हुई दिल की धड़कन जो उसे कुछ बताना चाहती थी, पर शायद वेद उसे सुनने के लिए अभी अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। चैप्टर 14 जेम्स बॉन्ड। आगे अनिका अपनी ड्रेस चेंज करके बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वेद अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले बालकनी में खड़ा किसी गहरी सोच में खोया हुआ था, जिसे देख अनिका ने उसे धीरे से आवाज लगाई, वेद सर। जिसे सुन वेद ने सिर्फ हल्की सी अपनी गर्दन टेढ़ी की तो अनिका ने उससे हिचकिचाते हुए कहा, अब मैं चलती हूँ। जिसे सुन एकदम शांत खड़े वेद ने सिर्फ हम करते हुए जवाब दिया और जवाब मिलते ही अनिका ने आगे कुछ और नहीं कहा और अपने गिले कपड़े जो उसने उसी बैग में ही रख लिए थे उन्हें लेकर वो वहां से मुड़कर जाने लगी। उसने दरवाजे की ओर अपने आगे बढ़ते कदमों को धीमे करते हुए पलटकर वेद को देखा, जिसने एक बार भी उसे पलटकर देखने की कोशिश तक नहीं की।
ना जाने क्यों अनिका को वेद की सिर्फ एक नज़र का इंतजार था, पर वहां शांत खड़े वेद ने ना ही उसे रोका और ना ही कुछ बोला। और कहीं ही ना कहीं उसे ये चीज़ बहुत चुभ सी रही थी, पर उसने अपने मन को पक्का करते हुए अपने कदम रूम से बाहर कर लिए। वेद दरवाजे के लॉक होने की आवाज़ पर पीछे पलटा और वहीं खड़े रहकर उस खाली कमरे को देख एक गहरी सांस लेने लगा। उसके कठोर चेहरे को देख साफ महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एक तूफान सा दौड़ रहा था। यह जब अनिका नीचे अपने होटल रूम में आ रही थी कि तभी उसे दो स्टाफ की लड़कियां उसे देख रोक लेती है। अनिका, राइट। जिस पर अनिका अपनी गर्दन हिला देती है, जिसे देख उनमें से एक लड़की कहती है, कल हमने तुम्हारे बारे में सुना, हमें बहुत बुरा लगा, अब कैसी हो तुम? जिस पर अनिका ने जो उनके सवालों के जवाब देने के मूड में ना होते हुए भी कहा, मैं ठीक हूँ। जिसे सुन पास खड़ी दूसरी लड़की, जिसका नाम टीना था, जो उसे शक भरी नजरों से देख रही थी, उससे पूछने लगी, उस सब के बाद कल रात कुछ स्टाफ के लोग तुमसे मिलने तुम्हारे रूम में गए थे, तुम्हारे हालचाल पूछने, पर तुम अपने रूम में नहीं थी, कहाँ चली गई थी तुम? उसके सवालों ने अनिका को बेचैन कर दिया और वो इससे पहले कोई बहाना बना पाती कि तभी टीना ने झट से अपनी बात आगे बढ़ाई, वेद सर अपने साथ लेकर गए थे तुम्हें, है ना? इस पर तो अनिका घबराते हुए अपनी नज़रें चुराने लगी। हाँ वो, पर लग रहा था कि टीना तो अनिका से इठलाकर इस सब के बारे में सवाल करना चाहती थी। उसने कहा, वैसे कि कितनी अजीब सी बात है ना, हमेशा एकदम शांत रहने वाले वेद को सर, जो हम सब से ठीक से गुड मॉर्निंग तक नहीं बोलते, कल एक अनजान लड़की के लिए हम सब ने उन्हें इतने गुस्से में देखा। हम, जिसे सुन वो दूसरी लड़की भी एक कंफ्यूज लुक देने लगी। हाँ ये बात तो सही है। और अनिका की धड़कन उन सवालों पर तो ऐसे भाग रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और वो बस वहां से भागने का इंतजार कर रही थी। और जब टीना ने उसे ऐसे बेचैन देखा तो सीधा सवाल किया, कहीं तुम ही तो वो मिस्ट्री गर्ल नहीं हो ना, जिसे वेद सर डेट कर रहे हैं, जिसके चर्चे पूरे होटल में हो रखे हैं? हाँ। इस सवाल पर अनिका एकदम जम सी गई। वो अंदर ही अंदर सोच में थी कि अब क्या कहे और कैसे इनके सवालों से बचे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज आई, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि वो कितनी थकी हुई है, जो तुम उससे सवाल जवाब करने बैठ गए? हर्ष ने जब ये सब आगे बढ़ते हुए कहा तो ये सब सुनकर अनिका ने एक चैन की सांस ली। हर्ष ने अनिका से कहा, अनिका तुम जाकर रेस्ट करो, बातें बाद में भी हो जाएगी। अनिका को तो जैसे इसी चीज का इंतजार था। वो हर्ष की तरफ मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। डॉट डॉट डॉट, क्या यार, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? तुम्हें पता है ना उसके साथ कल क्या हुआ है? हर्ष की बात सुनकर टीना उससे बोली, मैं बस अपने डाउट क्लियर कर रही थी। क्यों, तुम्हें अजीब नहीं लगा क्या? हमेशा अपने ऑफिस रूम में रहने वाले वेद सर उस वीआईपी सेक्शन में उस टाइम कर रहे थे। जिस पर हर्ष उसे घूरते हुए देखने लगा और टीना ने अपनी बात जारी रखी, और वो भी छोड़ दो, कोई किसी अनजान लड़की के लिए ऐसे पीट पीट कर किसी को लूला लिगड़ा बना देगा क्या? तुम मुझे बताओ, तुम तो उसके फ्रेंड होना है, तो बताओ तुम क्या ऐसे ही पीटते उन लोगों को? टीना के जवाब पर हर्ष ने कहा, मुझे नहीं पता, पर हाँ अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो गुस्सा अपने आप आ ही जाता है। सो प्लीज ये सब फालतू बातें सोचना बंद करो और उसे अकेला छोड़कर अपने काम जाओ। ये सुन वो दोनों ही हर्ष को घूर अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई और हर्ष भी अपने रास्ते चला गया। बंसल मेंशन। इधर शालिनी और चिराग दोनों ही कल होने वाली पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। कल वेद के नए रिजॉर्ट की ओपनिंग सेरेमनी थी और कल का दिन शालिनी ने जानबूझकर चुना क्योंकि कल उसका बर्थडे भी था, जिसे वो शादी के बाद से ही हर साल बड़े ही आलीशान तरीके से मनाती आई है। यहाँ शालिनी चिराग को कल की पार्टी की पूरी प्लानिंग अपने टैब में दिखाने में लगी थी और चिराग, जिसे इन सब में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी, अपनी माँ दिल रखने के लिए वहां बस बैठा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मुस्कुराए जा रहा था कि तभी वेद अंदर आ जाता है, जिसे देख चिराग बड़े ही उतावलेपन से बोला, गुड मॉर्निंग ब्रो। जिसे देख शालिनी भी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओ वेद बेटा, आ गए तुम? जिसे सुन वेद ने अपने चेहरे को कोई तकलीफ ना देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। उसके चेहरे को एक अलग सी उदासी ने घेर रखा था। वो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो चिराग ने उसे छेड़ते हुए पूछा, और भाई, कल रात आप घर नहीं आए, किसी डेट बेट पर गए थे क्या? ये पूछते हुए उसकी शरारत भरी नजरें वेद के हाथ पर बंधी पट्टी को देख हैरानी से भर गई और उसने ऐसे ही हैरान होते हुए पूछा, बाप रे भाई, अपने मारा मारी की किसकी शामत आ गई जो वेद बंसल से पंगा लेकर पिट गया? जिसे सुन वेद ने अपने चोट लगे हाथ की उंगलियों को चलाकर उन्हें देखते हुए कहा, थे कोई?
जिन्हें सबक सिखाना जरूरी था। ये बोलते हुए अभी भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर शालिनी कहा, ये अच्छी बात नहीं वेद। एक बिजनेसमैन को ऐसा गुंडागर्दी नहीं चाहिए। इमेज के साथ साथ बिजनेस भी खराब होता है। शालिनी की बातें सुन वेद ने सीढ़ियां चढ़ते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बस इतना बोल वो अपने रूम की तरफ बढ़ चला। और इधर उसका जवाब सुन शालिनी को गुस्सा आने लगा कि तभी उसका ध्यान तोड़ते हुए चिराग ने कहा, क्या मोम आप भी भाई बिना वजह किसी को क्यों तोड़ेंगे? सामने वाले ने जरूर कुछ ज्यादा ही गलत किया होगा, वरना भाई ऐसा नहीं करते। और आप हर बार उन्हें गलत मत समझा कीजिए प्लीज। ये बोल चिराग वहां से उठ अपने रूम की ओर निकल जाता है, जिसे देख शालिनी का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ होने लगा। मेरा खुद का बेटा उस वेद की भाषा बोलना सीख रहा है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ये सोचते हुए उसका शैतानी दिमाग कोई नया षड्यंत्र रचने लगा जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। इधर वेद अपने रूम में बैठा हुआ था। उस बड़े मगर खूबसूरत रूम में हर तरफ हर कोने में एक एक चीज को बड़े ही सलीके से सजाया था, जो किसी जौहरी की दुकान में सजे हीरे मोती की तरह लग रही थी। वहां की हर एक चीज चमक रही थी और देखने लायक थी। वो घर का सबसे बड़ा और आलीशान कमरा था, जिसमें इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी किसी अनजानी चीज की जरूरत महसूस हो रही थी, या ये कहे कि किसी चीज की कमी सी खल रही थी। जैसे कि वेद को जो यह अपने कमरे की बालकनी, जिसका दरवाजा कांच था, उस खोले उससे आती ठंडी हवा में अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसकी दिमाग की गहरी सोच ने उसके चेहरे को एकदम सुन्न कर रखा था कि तभी उसके फोन पर विनोद का कॉल आता है। डॉट 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 हेलो, बोलिए। वेद के फोन उठा। ऐसा बोलने पर विनोद ने सामने से जवाब दिया, सर आपने जो कल सुबह मुझे कोर्ट की कल की डिवोर्स पिटीशन डेट निकलवाने के लिए बोला था वो मिल गई है। कल दोपहर 2 बजे आप दोनों को कोर्ट जाना है। ओके। जिसे सुनने के बाद वेद, जो पहले ही परेशान दिखाई दे रहा था, वो और भी ज्यादा उदास सा हो गया। उसने विनोद को ओके बोल फोन काट दिया और खुद एक गहरी सांस लेने लगा और कुछ सोचते लगा। रात हो चुकी थी और विनोद ने शाम में आकार कल के बारे में अनिका को भी बता दिया था और वो बस वेद के बारे में ही सोचने रही थी। वेद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी बस अनिका के साथ बिताए थोड़े ही सही मगर उसे सुकून देने वाले लम्हे को याद किया जा रहा था। दोनों की रात कुछ खास नहीं थी। एक दूसरे के ख्यालों में डूबे दोनों को ही ये रात बड़ी तेजी से भागती हुई नजर आ रहा थी और आंखों ही आंखों में सुबह हो गई। वेद आज होटल नहीं आया था और दिन चढ़ने के साथ साथ अनिका की घबराहट भी परवान चढ़ने लगी कि आखिरकार विनोद वहां उसे बुलाने आ ही गया और अपने साथ कोर्ट ले जाने लगा। कोर्ट पहुंचते ही अनिका को अपनी शादी के सारे पल आंखों के सामने आने लगे कि कैसे 2 महीने उसने वेद को खुद के साथ शादी करने के लिए मनाया था, और यही सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसे ऐसे गुमसुम खड़ा देखकर विनोद को सब समझ आ गया था कि आखिर ही उसके मन में क्या घूम रहा था, क्योंकि उसने कल वेद की आंखों में भी अनिका के लिए साफ साफ प्यार देख लिया था और आज अनिका का चेहरे भी सब साफ बयां कर रहा था कि शायद वो ये जुदाई नहीं चाहती थी। विनोद ने आगे बढ़ अनिका से कहा, चले मेम, सर भी आने वाले होंगे। जिसे सुन अनिका पैर जो अपने ख्यालों में खुद जम गए थे विनोद की बात पर फिर से चलने लगे। अंदर कोर्ट रूम में एक लेडी जज अनिका के सामने बैठी हुई थी। वो एक प्राइवेट फैमिली कोर्ट रूम था और शायद सिर्फ बड़े वीआईपी लोगों के केस के लिए ही यूज होता था, इसलिए उस रूम में अनिका और वेद के 2 वकीलों के अलावा जज का एक असिस्टेंट था और दूसरी ओर एक सन्नाटा जो वहां के माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रहा था। यहाँ अनिका जज के सामने बैठकर बस दरवाजे को घूरे जा रही थी वो जज अनिका को कि तभी वेद ने अपनी डैशिंग एंट्री ली। नेवी ब्लू ब्लेजर और अपने लाइट बट क्लीन सेव लुक में वो जैसे जैसे कोर्ट रूम के अंदर अपने कदम बढ़ा रहा था, उसे देख अनिका के दिल की धड़कन बढ़ाने लगी। वैसे वहां कोई और भी था जो उसे देख आहे भर रहा था। वो थी वो यंग जज जो उसे देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। और जब उसके चेहरे पर अनिका की नजर गई तो वो जज उसे देख सिकपकाते हुए अपना गला साफ करने लगी, जिसे देख अनिका उसे घूरने लगी और फिर वेद को देखने लगी। वेद आकर अनिका के पास बैठ गया। उसने एक बार भी अनिका को नहीं देखा और अनिका उस जज की फिसलती नजरों देख अपनी मन में कहने डॉट 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 इतना सच के आना जरूरी था क्या? ये जेम्स बॉन्ड बनकर कोर्ट क्यों आया है? एक सेकंड, लेकिन मुझे जलन क्यों हो रही है? मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ? नो अनिका, फोकस, तू बस अपने डिवोर्स पर फोकस कर और कुछ नहीं। बस यही कहते हुए वो एक गहरी सांस भरती है। यहाँ जज वेद और अनिका को देखते हुए कहने लगी, सो आप मिस्टर वेद बंसल और आप मिसेज अनिका बंसल। जिस पर अनिका झट से उसे सही करते हुए बोली, नहीं अनिका माथुर। ये सुनते हुए वेद ने एक ठंडी सांस भरी और जज उन दोनों के डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ बोली, आपकी शादी को तो बस 2 ही महीने हुए हैं।
तो ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतनी जल्दी अलग होना चाहते? वेद इस सवाल पर उसी तरह शांत बैठा रहा और अनिका ने हाजिर जवाब होते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी अलग होना चाहता है बस। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्ती वाली स्माइल थी और वेद वहां ऐसे बैठा था जिसे कि उसके मन पर कोई बोझ रखा हो। इतने में बोलते ही जज उन दोनों से बोली, देखिए आप दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़ने चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए उन्हें, एक बार फिर सोच लीजिए। वो जैसे ही ये बोलती है अनिका कुछ पल के लिए कुछ सोचते हुए फिर अपने आप को झटकते हुए जज से बोली, नहीं हमने सोच लिया है, हमें डिवोर्स चाहिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। अनिका की बात सुनते ही जज ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो यहाँ आकर साइन कर दीजिए। ये सुन अनिका वेद को देखते हुए उठ खड़ी हुई जिसने उसे अभी तक अपनी नजरें उठाकर देख तक नहीं था। उसके उठने के बाद वेद भी जज के सामने जा खड़े हुआ तो जज ने उनके आगे एक फाइल रखते हुए कहा, यहाँ आप दोनों साइन कर दीजिए। अनिका ने अपने दिल को संभालते हुए पहले पेन उठाया और एक झटके में साइन कर डाले और एक गहरी सांस ली। फिर पेन वेद की ओर करते हुए वो उसके चेहरे को अपनी आंखों में भरने लगी। वेद ने पेन लिया और जैसे ही पेपर की तरफ झुका उस पेन और पेपर को अपनी आंखों से घूरने लगा। अनिका उसके ऐसे रुक जाने से थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि तभी वेद ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, एक्चुअली नो। ये बोलते ही वो अनिका की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे देखने लगा। उस समय उसकी आंखों में कोई भी स्ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। वेद ने जज से पूछा, अगर आप कहें तो मैं अपनी वाइफ से कुछ कन्फेस करा सकता हूँ, जिस पर उस जज ने भी रजामंदी दे दी। जिसके मिलते ही वेद ने हैरान परेशान खड़ी अनिका से पूछा, अनिका क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ मारपीट की है या तुम पर कभी हाथ छोड़ा है? उसका ये सवाल वहां खड़े विनोद को अजीब लगा और वो उसे बड़ी ही हैरानी से घूरने लगा। और जिसे सुन अनिका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ये आप क्या कह रहे? ऐसा कुछ नहीं। ये कहते हुए अनिका के चेहरे के भाव कुछ पहले जो थे अब उससे बिल्कुल अलग हो गए थे। और यहाँ वेद आज अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा फील करा रहा था जैसा उसने सोचा था अनिका वही जवाब दे रही थी। ... तो कभी सेक्सुअली हैरेस किया है? वेद ने अपनी चमकती आंखों से पूछे तो अनिका जो पहले से कहीं ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कहती है, नहीं। अनिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वेद उससे ये सब कुछ क्यों पूछ रहा था। फिर वेद ने पूछा, फिर क्या कोई ऐसी आदत है जो तुम्हें बुरी लगी हो? वेद का ऐसा बोलना हुआ तो उसके अजीब लग रहे सवालों से इरिटेट अनिका लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और मुझे क्या पता आपकी कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी। मैंने आपके साथ कितना टाइम बिताया है, मुश्किल से 1 हफ्ता, और मैं क्या आपके साथ 24 घंटे रहती हूँ? होगी आपकी कोई बुरी आदत? ये सब छोड़े, आप बस जल्दी से साइन कीजिए। वो ये सब इतना जल्दी बोल गई कि जैसे वेद उससे यही तो कहलवाना चाहता था। वो जैसे ही ये सब बोली वेद ने एक राहत भरी सांस के साथ एक स्माइल के साथ जज को देखा और कहा, तो सुन लिया आपने, हम दोनों के बीच ना कोई लड़ाई झगड़ा है और ना ही किसी बुरी हैबिट को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता, सॉरी। ये सुन अनिका के पैरों की जमीन निकल गई और उसका मुंह खोलकर खुला रह गया। पर वेद को देख लग रहा था कि जैसे वो यही प्लानिंग अपने दिमाग में सोच कर आया था। जज ने अनिका को देख कहा, मिस माथुर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने हस्बैंड को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ऐसे बिना किसी वजह के हम आपको डिवोर्स नहीं दे सकते। ... लेकिन शौक अनिका बस इतना ही बोल पाई कि जज ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, सॉरी मिस माथुर, मैं ये डिवोर्स फाइल नहीं कर सकती और आप दोनों को कोर्ट की तरफ से अपने रिश्ते को बचाने का लास्ट चांस देते हुए ऑर्डर देती हूँ कि आप लोगों को एक साथ 6 महीने रहना होगा। जिसे सुनने के बाद वेद के चेहरे पर एक स्माइल तैर जाती है और यह अनिका क्या यही बोलती रह जाती है। जब 15 पार्टी नाइट आगे फैमिली कोर्ट रूम। जज की 6 महीने साथ रहने वाली बात से अनिका की आंखें ही घूमने लगी और शरीर एकदम जम गया। और यहाँ वेद ने अपनी आंखों पर अपना काला चश्मा चढ़ाया और जज को थैंक यू सो मच कहकर वहां से जाने लगा। और शौक अनिका उसे जाता देख जज से कहने लगी, नहीं ये गलत है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, आप कुछ कीजिए। जज ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सॉरी मैम, अब जो होगा वो 6 महीने बाद ही होगा। ये बोल वो पेपर्स पर साइन करने लगी और अपने मुंह को फाड़े अनिका बाहर जाने लगी। नहीं 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 वेद, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अपने दांत पिसते हुए कोर्ट रूम से बाहर आ जाती है।
यहाँ वेद अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था और अपने तेज कदमों से उसका पीछा करते हुए अनिका ने गुस्से से भरी तेज आवाज में कहा, वेद सर। ये सुनते ही वेद अपनी रफ्तार को थाम एक सांस भरते हुए पीछे पलटा, जैसे उसे पहले से ही अनिका के उसके पीछे आने का अंदाजा था, और वो इसी एटीट्यूड से अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब आते देखने लगा। अनिका आते ही उस पर बरस पड़ी। ये क्या किया आपने? आपने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए उसके चेहरे पर वेद के लिए एक अलग सी नाराजगी दिखाई दे रही थी। वेद वैसे ही शांत भाव से कहने लगा, रिलैक्स, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जिसे सुन अनिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, लेकिन ये सही नहीं है। आपने अच्छा नहीं किया सर, आपने चीटिंग की है। ये सब बोलते हुए बेचारी अनिका सांसें की भी फूलने लगी और वेद ये सुन अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, मैंने कौन सी चीटिंग की? उसे सब पता होने बावजूद भी वो अनिका के साथ बातों में खेल रहा था। इतने में अनिका ने अपनी गुस्से से भरी जुबान में, आपने कहा था कि आप कोर्ट में साइन करेंगे, और आपने प्रॉमिस भी किया था। ये सब बोलते हुए वो किसी रूठे हुए बच्चे की तरह लग रही थी और वेद यही सब चश्मे के पीछे छुपी अपनी आंखों से देखकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। ना जाने क्यों आज उसे अनिका को यूं परेशान करने में काफी मजा सा आ रहा था। अपनी बातों को कह अनिका लंबी गहरी सांसें लेते हुए वेद के जवाब आना का इंतजार कर ही रही थी कि तभी वहां वेद का वकील आ गया और वेद के सामने एक फाइल आगे करते हुए बोला, सर, केस क्लोजिंग के लिए आपके साइन चाहिए। ये बोल उसने वेद को पेन थमाए और वेद ने एक नज़र उस फाइल को देख एक सरकास्टिक सी स्माइल के साथ अनिका की बात का जवाब दिया, लेकिन मैंने अपना कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। जिसे सुन अनिका ने मुंह बनाते हुए अपनी आंखें छोटी कर ली और वेद की बात सुनने लगी। मैंने कहा था मैं कोर्ट में साइन करूंगा, तो देखो मैं कर रहा हूँ साइन। ये सुनते ही अनिका का हैरानी से मुंह खुल जाता है। उसका मन कर रहा था कि वो वेद को मार डाले और यही सोचते हुए वो अपनी मुट्ठी कस लेती है कि तभी वेद के साइन करने के बाद वो वकील उस फाइल को अनिका के सामने कर जैसे ही मेन साइन ये बोला, अनिका का गुस्सा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ा। बाहर में गए साइन। जिसे सुन वेद ने अपने होंठ अपनी हंसी दबाने के लिए कस लिए। फिर अनिका वेद की तरफ देखते हुए बोली, मैं इस शादी को और इस फैसले को नहीं मानने वाली। ये बोल उसकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा दिखाई दे रहा था और वो ऐसे ही वेद को घूरते मुड़कर आगे जाने लगी कि तभी एक भारी आवाज ने उसके कानों को छुआ। मिसेज अनिका वेद बंसल। वेद की सर्द आवाज ने उसके पैरों वहीं जमा दिया और अपने इस नाम को सुन वो हैरान होकर पीछे मुड़कर अपने पास आते वेद को देखने लगी। आपने मुझे इस नाम से क्यों बुलाया? वेद उसके करीब जा बोला, क्योंकि अब तुम्हारा यही नाम रहने वाला है। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर इंटेंस लुक से उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो अपने आप को संभाल ही पाती कि वेद ने उसका हाथ पकड़ चलो मेरे साथ ये बोलते हुए अपनी ओर खींचा तो अनिका ने अपने डरते कदमों को पीछे कर लिया। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। ये बोलते हुए उसकी आंखों में कुछ ऐसा डर नजर आ रहा था जैसे कि वेद उसे जान से मरने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हो। वो वेद की मस्कुलर बॉडी की पकड़ से अपने आप को किसी छोटे बच्चे की तरह पीछे खींचने लगी, पर वो सब फिजूल लग रहा था क्योंकि वो वेद को टस से मस तक नहीं कर पाई। फिर अनिका की जबरदस्ती देख वेद ने एक झटके से उसे खींच अपने सीने से लगा लिया और उसके कान के पास जाकर बोला, अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं है चली ना, तो यहाँ मेरे ऊपर एक और केस चलने का चांस है, तुम्हारे मर्डर का। उसकी ठंडी आवाज में ये धमकी सुन अनिका की तो जान ही सूख गई और वेद उसका हाथ पकड़ अपने साथ कार के पास ले जाने लगा। अनिका तो जैसे थक चुकी थी या कहे कि वो वेद से अब लड़ना ही नहीं चाहता थी, इसलिए जब वेद ने उसके लिए कार का दरवाजा खुला तो वो चुपचाप उसमें जाकर बैठ गई। वेद ने भी कार के अंदर आकर ड्राइविंग सीट संभालते हुए कार को रफ्तार दे दी और दोनों वहां से चले गए। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और इधर वेद के नए रिजॉर्ट में पार्टी की चमक धमक से वो पूरा रिजॉर्ट चमचमा रहा था। हर तरफ रंगीन रोशनी और उसमें आते वीआईपी मेहमानों की लाइन उस आलीशान रिजॉर्ट को चार चांद लगा रही थी, जिनका वेलकम शालिनी खुद कर रही थी, जो आज बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुई थी। उसने आज एक व्हाइट कलर की शिमरी साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि पार्टी थीम ब्लैक एंड व्हाइट था। गेस्ट को अटेंडेंट करते हुए वेलकम वेलकम यही बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो शायद कम ही देखने को मिलती थी। तभी वहां चिराग आकर उसे गले लगा लेता है। हैप्पी बर्थडे माय यंग लेडी, आज तो आप सच में बहुत प्रिटी लग रही है। जिसे सुनते ही शालिनी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, थैंक्स मेरी जान, वैसे आज मेरा बेटा भी बहुत हैंडसम लग रहा है। जिसे सुन चिराग मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो आप अपने गेस्ट को वेलकम कीजिए, मैं पार्टी एंजॉय करता हूँ।
ये कहते हुए वो वेटर के हाथों में लगी ट्रे से एक ड्रिंक उठा वहां से बाहर की ओर जाने लगा। यहाँ बाहर अपनी ड्रिंक की शिप लेते हुए चिराग की नजरें एक चमचमाती ब्लैक कार पर आकर रुकी जिसका ड्राइवर आकार पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहने एक खूबसूरत लड़की उतरने लगी, जिसे देखते ही चिराग की ड्रिंक उसके गले में अटक सी गई। शगुन जो उस आउटफिट में काफी हॉट लग रही थी उसे देख चिराग उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, उफ, वैसे कुछ भी कहो, ये सच सवर कर तो एकदम कहर लग रही है। वो ये सब बड़बड़ाते हुए शगुन को घूर ही रहा था कि शगुन की नजरों ने भी जब चिराग को खुद को देखते देखा तो वो उसे फुल इग्नोर करके अंदर जाने लगी कि तभी चिराग ने अपना हाथ उसके आगे कर उसे रोक दिया। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। जिसे सुन शगुन ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे इनविटेशन पर तो मेरा कुत्ते भी ना आए, मुझे आंटी ने बुलाया है, समझे? अब हटो मेरे रास्ते से। ये बोल वो जैसे ही अंदर जाने लगी चिराग उसके और करीब आते हुए बोला, मेरी घर की पार्टी में मुझे ही आंखें दिखा रही हो? जिसे सुन शगुन ने एक एटीट्यूड वाली स्माइल के साथ कहा, जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कोई फालतू बकवास नहीं करनी, सो मूव। ये बोलते हुए उसने चिराग को साइड किया और अंदर चली गई। अंदर आते ही एंट्रेंस पर खड़ी शालिनी को देख खुशी से बोली, हैप्पी बर्थडे आंटी, और शगुन ये कहते उसके गले जा लगी। डॉट, थैंक यू सो मच बेटा। ये कहते हुए वो उसे देख आगे बोली, वाओ, यू लुकिंग सो हॉट। ये सुनते ही शगुन शर्माते हुए बोली, थैंक्स। इतने में वो कुछ आगे कुछ बोल पाती कि अपना अजीब सा मुंह बनाकर आए चिराग ने कहा, हाँ मोम, इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये कुछ सालों पहले कैसी दिखती थी, और अगर ये अपने ऊपर इतनी सारी मेहनत नहीं करती तो आज आप इसे हॉट नहीं बोल पाती, है ना? जिसे सुन शगुन के चेहरे का रंग सा चेंज हो जाता है और वो शालिनी से एक्सक्यूज मी ये बोलते हुए वहां से ड्रिंक काउंटर की ओर चली जाती है। और शालिनी शगुन को जाता देख मुस्कुरा रहे चिराग से बोली, ये क्या तरीका है चिराग, वो तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ है, सो बिहेव योरसेल्फ। ये सुनते ही चिराग ने एक अजीब से रिएक्शन के साथ कहा, भाई ने हाँ कर दिया क्या? जिसे सुन शालिनी एक शैतानी मुस्कुराहट से बोली, तुम्हारा भाई इसके कि कभी तैयार नहीं होगा, पर उसे तैयार करना पड़ेगा। उसकी बातें सुन कंफ्यूज हो चुके चिराग ने कहा, क्या मतलब? जिसे सुन शालिनी ने अपनी प्लानिंग बताई, आज मैं शगुन और वेद की एंगेजमेंट अनाउंस करने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स और पूरे स्टाफ को इनवाइट किया है, क्योंकि जब ये सब उन लोगों के सामने कहा जाएगा तो वेद चाहकर इस रिश्तों को मना नहीं कर पाएगा। शालिनी की अजीब बातें सुनकर चिराग को बहुत गुस्सा आने लगा। ये गलत, ये मोम बहुत ज्यादा गलत है। जब भाई खुद उसे रिजेक्ट कर ही चुके हैं तो आप कौन होती है उनकी लाइफ का डिसीजन लेने वाली? उसकी माँ, समझे? और तुम ज्यादा राम के लक्षण मत बनो, पार्टी एंजॉय करो। शालिनी ये बोल वहां से चली जाती है और चिराग जो इस समय ये सुनकर गुस्से से भर गया था वो दूर खड़ी मुस्करा रही शगुन को देख अपने आप से बोला, पता नहीं मोम इस अजीब सी लड़की की शादी भाई से क्यों कराने पर तुली हुई है। मन कर रहे है इस शगुन को उठाकर ऊपर से फेंक दूं। ना रहेगी शगुन, ना होगी शादी। फिर अपनी नजरें फेरते एक गहरी सांस लेते हुए बोला, और आज भाई को क्या हुआ है? वैसे तो हमेशा टाइम पर रहते हैं। ये बोल वो अपने फोन में वेद का नंबर मिलाते हुए वहां से बाहर आ गया। यह शगुन इधर उधर देख रही थी जिसे देख शालिनी ने कहा, वेद अभी आया नहीं है, पर आने वाला होगा। जिसे सुनते ही शगुन ने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, आप भी ना आंटी, मैं तो डेकोरेशन देख रही थी। जिस पर शालिनी ने कहा, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, अगर वेद का वेलकम तुम करोगी तो शायद उसे अच्छा लगेगा। ये सुनते ही शगुन मुस्कुराते ओके कहते हुए बाहर की ओर निकल गई। यहाँ बाहर जब चिराग वेद का फोन ट्राई कर रहा था कि तभी उसे सामने से आती वेद की कार दिखाई दी, जिसे देख चिराग ने राहत की सांस ली। ऑल ब्लैक लुक में वेद कार से उतरा तो उसे देखकर अंदर से बाहर आ रही शगुन की तो सांसें ही थम गई, क्योंकि वो लगी इतना हॉट और सेक्सी रहा था। फिर जैसे ही उसने आगे आकर कार का दूसरा दरवाजा ओपन किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अनिका ने अपने हाथ से उसके हाथ को थाम लिया। और ब्लैक शिमरी ड्रेस जो एक बैकलेस कॉकटेल ड्रेस थी, जिसमें अनिका एक परी की तरह गजब की खूबसूरत लग रही थी, जिसने खूबसूरती के पैमाने पर आज इतना सज धज के आई शगुन को भी काफी पीछे कर दिया। वेद को तो जैसे अपनी वाइफ की खूबसूरती पर घमंड सा हो रहा था, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर जाने ही लगा कि तभी चिराग जो उन दोनों को साथ देख पहले से भी ज्यादा शौक था वो बोला, भाई फाइनली आप आ ही गए।
उन सब और खासकर अनिका को देख जल भून चुकी शगुन गुस्से में तमतमाती हुई वापस अंदर चली गई। और यहाँ चिराग को देख अनिका सहमते हुए अपना हाथ वेद से छुड़ाने लगी, जो वेद बड़ी आसानी से छोड़ दिया। फिर चिराग वेद से गले जा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, डॉट फॉर योर न्यू सक्सेस। ये बोलते हुए वो उससे अलग हुआ तो वेद ने कहा थैंक्स, जिस पर चिराग ने कहा नो थैंक्स एट ऑल भाई, जिसे सुन वेद हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर चिराग जो अंदर ही अंदर अनिका को वेद के साथ दूसरी बार देख सवालों से घिरा हुआ था, वो अनिका से बोला हेलो स्वीट हार्ट, पहचाना? उसके ऐसे आईब्रोज उचकाते हुए पूछने पर अनिका ने हिचकिचाते हुए बोला हाँ सर के भाई ना, जिसे सुन चिराग हैरानी के साथ बोला सर, जिस पर अनिका उसे एक झूठी मुस्कुराहट देने लगी तो वेद ने कहा अंदर चले, सवाल जवाब बाद में कर लेना। जब वेद ने अपनी एरोगेंट वॉइस में चिराग से कहा तो चिराग अपने हाथ फैलाकर उसे आगे जाने इशारा करने लगा, जिसे देख वेद ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों से होते हुए अंदर ले जाने लगा। लोगों को देख अनिका ने झट से अपने हाथ को उससे अलग कर लिया, जिसे देख वेद उसे घूरने लगा तो वो थोड़ा पीछे हो गई कि तभी शालिनी की नज़र वेद पर पड़ी, जिसे देख उसका मुंह सा बन गया। फिर उसकी नज़र अनिका पर पड़ी, जिसे उसने फोटो में वेद के साथ देखा था, लेकिन उसे एक गलतफहमी हो गई क्योंकि चिराग उसके पीछे आ रहा था। उसे लगा उसे चिराग लेकर आया है। शाबाश बेटा, आखिरी तुमने वही किया जो मैंने कहा, इसे फंसा ही लिया अपने प्यार के जाल में। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई। यहाँ वेद अपने स्टाफ से लेकर अपने उन बिजनेस पार्टनर्स को देख शौक था, जिन्हें वो शायद सालों से हुई नहीं मिला था। लेकिन फिर कुछ लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर बंसल ये कहते हुए बधाइयाँ दे रहे थे और वो उसने हाथ मिला थैंक यू सो मच ये कह बातों में लग गया। इधर अनिका भी एक कोना पकड़ अकेले बैठ गई और सबको रूखे मन से निहारने लगी। और दूर बैठी शगुन उसे एकटक घूरे जा रही थी। उसके मन में मानो उसका वेद की पसंद होने और आज उसकी खूबसूरती देख खंजर ही चल रहे थे। इधर चिराग वेद को शालिनी का प्लान बताने के लिए बेचैन सा हुआ फिर रहा था और वेद अपने बिजनेस पार्टनर्स से बातें करने में मसरूफ था। धीरे धीरे पार्टी म्यूजिक और ड्रिंक्स में डूब अपने परवान पर चढ़ने लगी। पूरी पार्टी में वेद की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उससे दूर होते हुए भी अनिका पर ही थी, जो अपनी नज़रों से उसके जिस्म से लेकर चेहरे तक की खूबसूरती की इंच इंच पैमाइश कर रहा था। वो अनिका को निहार ही रहा था कि सामने लगे स्टेज पर से एक आवाज़ आई, मे आई हैव अटेंशन प्लीज। वो शालिनी थी। शालिनी ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी मेरे बड़े बेटे वेद उसकी एक और कामयाबी में जुड़ने आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये सुन अनिका उसे देख अपने मन में बोली डॉट 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 अच्छा तो ये वेद की माँ है। और वेद को शालिनी की ये झूठी नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और चिराग का डर अब बढ़ने लगा। उसे पता था कि शालिनी आगे क्या कहने वाली है। सभी लोग उसकी बातों पर तालियां बजाते हुए खुश होने लगे। तभी शालिनी ने आगे कहा, अब मैं चाहती कि जैसे मेरा बेटा बाकी की जिम्मेदारियां उठा रहा है, वैसे ही अपनी फैमिली की भी उठाए और जल्दी से मुझे दादी बना दे, है ना वेद? जिसे सुन सब हंसने लगे और वेद की भौहें सिकुड़ने लगी और अनिका ये सुन सोच में पड़ने लगी। शालिनी इससे पहले कुछ आगे बोल पाती कि तभी एक आवाज आई, क्यों नहीं मोम, जरूर। जिसे सुन सभी हैरान पड़ गए और शालिनी एकदम जम गई। अंडरस्कोर